13.5। इसको लिखो HTML टेबल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। एक्सटेंशन डॉट HTML। कॉल स्पैन रो स्पैन बेसिकली हम लोग मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। पीछे तक दिखाई दे रहा है या फॉन्ट बढ़ाऊं? चलो, HTML tables can have cells that span over multiple rows and or columns। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपने एक्सेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर लिखा बैच कोड। अब बैच कोड क्या है? वो 3 कॉलम को कवर कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉल स्पैन। अगर कहीं पर हमारा वर्टिकली चीज़ें मर्ज होती हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे टोटल प्रेजेंट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये एक सिंगल लाइन लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट हुआ हमारा रो स्पैन, यानी कि 2 रो को मर्ज करके एक बन गया, है ना। तो एक्सेल में भी काम करते हो तो भी यही सेम चीज़ें आपकी काम करती है, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो जनरली वर्टिकली हमारे कॉलम्स होते हैं विजुअली, बट जब मर्ज कर रहे हो तो वर्टिकल हमारे रो बन जाते हैं और हॉरिजॉन्टल हमारे कॉलम रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ओहो, टेबल के अंदर टीआर के अंदर टीडी डिफाइन कर लो ऐसे, और इसमें कुछ कॉलम बना लो, और इसको कभी ब्लैंक नहीं रखते, NBSP डिफॉल्ट रखते हैं इसके अंदर, NBSP, ताकि डिफॉल्ट कर्सर की हाइट ले ले ऑटोमेटिक। इसको विजिबल कराना है तो हमने प्रीवियस क्लास में कहीं इसकी CSS लगा रखी होंगी। देखिएगा स्टाइल टैग और एंटर। यार पता नहीं ऑटो स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है कोड, क्या चक्कर है। और इसकी विड्थ यहाँ डिफाइन कर दो। अब इसको क्या हुआ, फाइल सेव नहीं है क्या? 29/32 ठीक तो है। तो यहाँ पर एक क्लास लगी टेबल 1 के नाम से, तो इस क्लास को लगे यहाँ कॉल करा दो। टेबल 1 ये आ गया बन के इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जैसे इसको मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, कॉल स्पैन, हमने लिखा 2। तो जब आपने 2 लिखा तो टोटल कितना हो गया 3, 2 + 1 = 3। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ जाकर डेमो के लिए लिख दूँ, तो दिखाई दे रहा है ये मर्ज हो गया।
सेंटर में लाना चाहते हो सेंटर कर सकते हो। ये देखो सेंटर आ गया। तीनों की ब्रेथ को इक्वल करना है। चेक करो ब्राउजर में बन गया। दिस इज कॉल स्पैन। रोज पेन का एग्जांपल देखो। रोज पेन में क्या होता है, दो सेल आपके एक हो जाते हैं मर्दों के। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे रोज पेन। रोज पेन की वैल्यू में रखा 2, तो नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव। तो देखो मर्ज हो गए। यहाँ तक कुछ और लिख दो। बोल्ड और सेंटर करना चाहो तो टी एच टैग का यूज कीजिएगा। और सेंटर लाइन करना हो तो अच्छा सी एस एस से चल रहा है ना, ये नहीं होगा। इसी तरह से सेल के बीच में कहीं पर अगर आप करना चाहो फिर से कॉपी बना लो। इन तीनों को एक साथ पैरेलल लिखा एक दूसरे के। तो यहाँ से पूरा टेबल कट, एक डिप बना लो और इसके अंदर लाके इसको कॉल करो। यहाँ लिख दो डिफ्लेक्स। इससे तो अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है मैं क्या लिख रहा हूँ, बट आपको फिलहाल तीनों को एक लाइन में लेकर आना है। ये देखो आगे तीनों एक लाइन में। ब्रेथ को थोड़ा कम कर लीजिएगा। कहीं पर 3 हो गया है।
यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं भी चारों को मर्ज, सॉरी तीनों को मर्ज, तो आप जाके ऊपर क्या लिख देंगे, कॉल स्पेन इक्वल टू 3। यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा आउटपुट में, ऊपर का मर्ज इस तरह से। और ये भी बोल्ड कर दो। चलिए नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पर हमें कहीं मर्ज करना है 2 कॉलम और 2 रो को। तो ये कौन सा, देखो 1 2 3, ये थर्ड टी आर है। तो फाइंड करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टी आर में जाके यहाँ पर डिफाइन किया कॉल स्पेन 2। यहाँ पे जाके कॉल स्पेन 2 कर दो नीचे वाले में। गलत जगह पर डाल दिया, हमारा इस वाले में काम करना है। कॉल स्पेन 2। तो जब भी कॉल स्पेन डालते हैं तो क्या करते हैं, एक लेस कर देते हैं। तो देखो ये मर्ज हो गए। अब हमें इन दोनों को भी मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, कॉल स्पेन के साथ में। वेरी गुड। चेक करके देखो, हो गया परफेक्ट मर्ज। तो ये होता है कॉल स्पेन एंड रो स्पेन। मैसेज को लिखना चाहते हो, यहाँ जाके लिखना अलाइन सेंटर, परफेक्ट। तो इस तरह से आप लोग मर्जिंग परफॉर्म कर सकते हो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे HTML टेबल कॉल स्पेन। टू मेक a cell span over multiple columns, use the call
कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो आप इसमें क्या करोगे, एक टेबल जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। टेबल के अंदर क्या आता है, टी आर, टी आर के अंदर क्या आते हैं, टी डी। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम्स को मर्ज करना है, तो क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन 2 और एक यहाँ से लेस कर दें। नीचे का जितना पार्ट है उसको हटा दो। कंट्रोल एस, ओपन विद, अरे क्या हुआ है, क्या चक्कर है यार, नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। एक्सटेंशन लाइव सर्वर, कोई नहीं मैनुअली चलाओ। तो यहाँ से रोज की हाइट थोड़ी बढ़ा दो। तो जब भी हम लोग यहाँ पर कुछ कॉलम वगैरह डिफाइन करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो एनबीएसपी या फिर कोई डेटा इसके अंदर आप लिख के अपना डिफाइन करके लेके चलो। तो इस फाइल को हम लोग यहाँ पर सेव एज कर लेंगे और इसको जाके यहाँ पर एक नेम डिफाइन कर देंगे, कॉल स्पैन, और एक्सटेंशन डॉट अपना आप लगा लेगा, छोड़ दो, कॉल स्पैन लिख के छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पर हम इसके अंदर कॉल स्पैन का मैटर कॉल करेंगे और इसको यहाँ से जाके इसका नेम करिएगा कॉपी और अपनी फाइल में इसको रिप्लेस कर देंगे। ब्राउज़र में स्विच करेंगे, रीलोड करेंगे और जब आप इसको क्लिक करोगे, HTML नहीं लिखा हमने, लिख दो, अब चलाओ, तो चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, हमें मर्ज। अगर छोटा करोगे तो आपके नेम जो है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो पूरा मर्ज होके एक दिखाई देगा इस तरह से। तो ये होता है आपका कॉल स्पैन। तो यानी कि कॉलम की जो स्पेसिंग है वो आपने कितने कॉलम तक इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो जैसे डिपेंड करता है कि हो सकता है हमें जितने भी नंबर ऑफ कॉलम टेबल हो, नंबर ऑफ कॉलम सबके ऊपर एक हेडर बनाना हो, so you can easily create with the help of call span. Next, इसके लिए क्लास मार्क यूज करेंगे, p3 note the value of call span attribute
represents the number of columns to span। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉल स्पैन डिफाइन करेंगे तो मान लो मेरे पास 5 कॉलम है और आपने कॉल स्पैन वैल्यू 2 रखी है, तो आपको एक पीडी डिलीट कर देना है। सेम रो पर चलता है कॉल स्पैन, यानी कि एक रो के अंदर अगर 5 कॉलम है तो उसी के ऊपर ही आपने ट्राई करना है। और अगर आप रो स्पैन ट्राई करते तो डिफाइन एक में होगा, रिमूव दूसरे रो से होगा। नेक्स्ट, प्रीवियस पे कभी काम नहीं करता है ना, आगे बढ़ते में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। रो स्पैन, to make a cell span over multiple rows, use the row span attribute। तो इसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन करें रो स्पैन 2। तो देखो डिफाइन यहाँ किया, रिमूव नीचे वाले में होगा, है ना। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से चलेगा। रो स्पैन और इसका नेम कॉपी करके यहाँ पे लाके कॉल करा लेंगे। तो रो स्पैन में जाइए, डेटा रखिए और ब्राउज़र में आके करना अपने बैक और रिफ्रेश। तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 2 फोन नंबर है, दोनों को मर्ज करके हमने एक नंबर डिफाइन किया है इस तरह। रो स्पैन। नेक्स्ट, the value of row span attributes represent the number of rows to span। नेक्स्ट आता है टेबल स्टाइलिंग। Use CSS to make your tables look better। यहाँ लिखो HTML टेबल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स। तो अगर आप चाहते हो कि ऑड इवन पर हमारा जो टेबल का सेल है वो कलर चेंज करे, जैसे नॉर्मल पहले देखते हैं हम लोग, कॉपी ओहो, चलो। तो ऑड इवन पर कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं,
तो इसके लिए आप ऊपर आगे स्टाइल डिफाइन कर सकते हो। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे टी आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे nth चाइल्ड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इवन, इवन पर हमारा कलर डिफरेंट हो, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जैसे कि D6, और अब आप इसको ट्राई करके देखो ब्राउज़र में, तो हमारे कलर चेंज होने चाहिए, सेल चेंज हो गया। तो हमने वहाँ पर क्या लिखी प्रॉपर्टी ऊपर, इवन, अगर आप लिख देंगे ऑड, ठीक है, तो 1 3 5 ऑड नंबर जितने भी होंगे सबका कलर चेंज होगा इस तरह से। तो जनरली जब हम लोग कोई डेटा वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि एक प्लेन डेटा दिखेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो अलग अलग लाइन पर अगर हमारा कलर चेंज होता रहेगा रैंडमली ना, तो डेटा को विजुलाइज करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो जब बूटस्ट्रैप आप सीखोगे तो रेडीमेड आपको फीचर मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको कहीं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। विवेक, ये देखो, तो इसके जब बैकएंड में हम लोग एंटर करेंगे, जितना भी डेटा हम लोग इसमें देख रहे हैं सब किसके थ्रू आ रहा है, टेबल के थ्रू, है ना। क्या दिखाई दे रहा है, एक सेल का कलर डिफरेंट, दूसरे का फिर चेंज हो गया, ऑड इवन कलर चेंज हो रहा है। तो ये कैसे बना, जो भी हम लोगों ने ये एग्जांपल क्रिएट किया। आपको ये वाला काम करना है, nth चाइल्ड ऑड। अभी nth चाइल्ड का तो जब प्रॉपर सीसेस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। nth चाइल्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी पेरेंट के अंदर, मतलब कि पेरेंट कौन है, डिव है, इसके अंदर कौन है, टी आर है, टी आर का कौन है, सॉरी टेबल है, टेबल के अंदर टी आर के अंदर टी एच। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया कि टी आर के अंदर जो भी nth चाइल्ड होगा, यानी कि हमने सबको बाईपास किया, हमने सीधे बोला कि सबको भूल जाओ, सीधे हम बात करें टी आर के अंदर जो भी चाइल्ड है, nth मतलब फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड जो भी चाइल्ड रहेगा अपना, उसके ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और nth चाइल्ड इतनी कमाल की प्रॉपर्टी की, हमें इसको लाके बाइंड कराने की जरूरत नहीं होती। यानी कि जब आप डिजाइनिंग सीखोगे CSS की हेल्प से, तो आज की डेट में पूरा का पूरा टेम्पलेट बिना एक सिंगल CSS कॉल कराए बन जाता है nth की हेल्प से। तो बहुत पावरफुल चीज़ है, और जिसको ये हैंडल करना आ गया, मतलब कि सोचो कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें ये ध्यान रखने की चीज़ ज़रूरत होती है कि जैसे मान लो कि अपने TR के अंदर अगर आप टारगेट कर रहे हो, मान लो कोई इमेज है, अब इमेज के ऊपर पैराग्राफ है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इमेज फर्स्ट नहीं होगी इसके अंदर। अगर इमेज के ऊपर कोई एलिमेंट है तो वो काउंट होगा, उसके बाद जाके आपका इमेज का सिलेक्शन है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जब आगे बढ़ोगे समझ जाओगे। तो फिलहाल ये समझ में आया प्रैक्टिकली, कहाँ गया लाइव जो हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बने हुए होते हैं इस तरह से, या जैसे आज की क्लास में हम लोगों ने बनाया हुआ है अपना, हमने भी खुद इसका यूज़ किया है। दिखाई दे रहा है, एक सेल का कलर डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। अब मान लो कि मुझे एक नया रिकॉर्ड बनाना हो, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाके तुम में से किसी का रिकॉर्ड बना देता हूँ, जैसे कि आकाश। तो ये हम लोग एक इस बैच में बैकएंड पढ़ रहे हैं, तो मैंने आकाश का फ़ोन नंबर यहाँ लिया, ईमेल आईडी को यहाँ लिया, फ़ोन नंबर में कुछ गड़बड़ आ रहा है, स्पेस रह गया। तो देखो क्या लिखा है, यह सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा,
तो देखो आकाश का जैसे एंट्री आया इसके अंदर, अपने आप कलर डिफरेंट हो गया, है ना। तो ये डेटा सबमिट कहाँ हुआ जाके, बैकएंड में डेटाबेस के अंदर। तो यानी कि फ्रंट एंड जो पूरा डिज़ाइन है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जो डेटा सबमिट हुआ उसके लिए PHP लैंग्वेज लगी है। डेटा जो गया और वहाँ से लौट के जो मुझे आएगी MySQL से है। ये देखो परमानेंट डेटा है, मैं इसको रिलोड कर लूँ जाएगा नहीं, ये नहीं कि वर्चुअली आ रहा है डेटा। ये कहीं सबमिट हुआ है, कहाँ सबमिट हुआ है वो भी देख सकते हैं। एडमिन में जाएंगे यहाँ पर बैकएंड के अंदर, हमारे इस डेटाबेस का नाम है डेमो। डेमो के अंदर हमारे पास एक टेबल है, टेबल यूजर्स के नाम से। इसके अंदर देखो आकाश की एंट्री बनी हुई है, किस टाइम पर डेटा सबमिट हो, 4:28 पर। तो पूरा रिकॉर्ड बन जाता है इस तरह से। और तुम्हारा पूरे बैच में से एक को छोड़ के सबको वही है, DWDT तो सीख जाओगे। किसका है UI UX, ध्रुव का है, वो है ही नहीं बैच में, तो तुम सारे डेवलपर बनोगे। ठीक है। तो ये जितना भी आप ये देख रहे हैं प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इमेज नेम वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें भी देख रहे हैं आप यहाँ पर एडिट का डिलीट का कंट्रोल कुछ दिया हुआ है। हमने भी अपने वाले प्रोजेक्ट में कुछ एडिट और डिलीट के कंट्रोल लगाए हुए हैं इधर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में एक्टिव हो जाए, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही बन पाया था कि यहाँ से एक नया फॉर्म को सबमिट करवाना, देन सबमिट कराने के बाद डेटा फर्स्ट पेज पर लेके आना इधर। तो यहाँ पर भी ये देखो सारी कैटेगरी जो बन रही है ना, ये सब बैकएंड का कमाल है। तो यहाँ पर देखो ऊपर ऐड कैटेगरी है, मैंने क्या नाम रखा ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पर क्या ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी पे क्लिक है, कैटेगरी का नेम, कैटेगरी की फोटो और पेज, तुम्हारी कैटेगरी बन जाएगी। वो कैटेगरी हमें कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर। और किसी कैटेगरी की कोई सब कैटेगरी है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मान लो टी शर्ट इज अ मेन कैटेगरी, अब टी शर्ट में राउंड नेक एक कैटेगरी होगी, सब कॉलर वाला एक अलग कैटेगरी हो गया ना। तो यहाँ से आप कैटेगरी की सब कैटेगरीज बना सकते हो। तो जब डेवलपमेंट सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि एंड यूज़र जो है वो आपके डिज़ाइन से इंटरेक्ट करता है, ना कि बैकएंड से। बैकएंड वो ऐसी चीज़ें जो काम तो करती है लेकिन यूज़र को कभी एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलता, वो एक अनदेखी शक्ति है। और बहुत सारे लोग बैकएंड की तरफ भाग रहे थे, बैकएंड सीखेंगे, लेकिन जब बैकएंड में 5-6 साल जॉब कर ले सब कहते हैं नहीं भाई फ्रंट एंड के बिना बैकएंड बेकार है। जबकि अगर आप फ्रंट एंड नहीं करोगे तो बैकएंड वाले की वैल्यू नहीं होती मार्केट में। बड़े बड़े तगड़े BTech BCA करने के बाद बेचारे कहते हैं नहीं वेब डिज़ाइनर बनेगा वो, और हम जब वेब डिज़ाइनर सीख रहे हैं तो हम कहते हैं BCA करेंगे। तो ऐसे भाग रहे होते हैं इंडस्ट्री में इधर से उधर। तो ध्यान रखना कि बिना विजुअल के कुछ नहीं हो सकता है भाई। सीधी सी बात है, कंप्यूटर जब कभी शुरू हुआ तो वो यहाँ से शुरू हुआ। अब सोचो कि भाई मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम एक ब्रांड न्यू नया कंप्यूटर खरीद के लेकर आते हो और तुमने स्टार्ट को दबाया, वो यहाँ से खुलेगा, तुम क्या करोगे, ऐसे ढक्कन बंद करके रख दोगे उसको। तुम्हारे लिए करने कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या चलाओगे इसमें, कौन सा सॉफ्टवेयर चलाओगे। बट जिसको आता है वो चला लेगा इसके अंदर, है ना। जब हमने खोल लिया इसको तो फिर मुझे इसके अंदर चलाना भी तो आता ही होगा ना। इसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट डॉस। तो डॉस के अंदर सारी चीज़ें होती थी पहले, है ना। तो जब लैपटॉप लेने जाते हो ना तो 3 तरह के लैपटॉप आते हैं, विंडो बेस, डॉस बेस, उबंटू बेस। तो आपने कौन सा लैपटॉप लेना है, तो अगर आपने पैसे बचाने हैं और सेम मॉडल खरीदना है तो आप डॉस बेस ले लो, इसके ना तो कोई पैसे लगते। विंडो का खरीदोगे 7-8 हज़ार रुपये की कॉस्ट ऐसी बढ़ जाएगी। और विंडो आज तुम्हें पता ही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री है, लेकिन लैपटॉप बेचने वाला तुमसे पैसे लेगा, ये ओरिजिनल विंडो है। जब कंपनी खुद फ्री दे रही तो ओरिजिनल खरीद के तुम क्या करोगे, पैसे बचाओ। बोलो कि मुझे तो डॉस वाला दे दो तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पॉइंट अल्टीमेटली समझने का ये है कि अगर कंप्यूटर में विजुअल नहीं है तो कोई चलाना पसंद नहीं करेगा, है ना। और कंप्यूटर विजुअल आ रहा होगा तो किसी का गेम खेलने का मन होगा तो गेम डाउनलोड करके खेलेगा उसके अंदर, किसी को सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा सॉफ्टवेयर चलाएगा, उसके ऊपर काम करेगा। बट ऐसे तो कोई नहीं करेगा। अब सोचो कि ये डेवलपर है, अब इसका काम किसी को दिख ही नहीं रहा कि भाई एक फॉर्म अगर सबमिट हुआ तो उसके पीछे क्या साइंस लगी हुई है। हम तो ये जानते हैं ना, मैंने फॉर्म में डेटा भरा, सबमिट बटन रहा है, डेटा चला गया। अब उसके पीछे इतना कोड है, इतना कोड है, कितना कोड है, किसी को नहीं पता, ना तुम वो देख सकते, ना वो तुम किसी को दिखा सकते। तो जब कोई इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो बैकएंड आना ज़रूरी कि डेटा जाएगा कहाँ। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि डेटा सबमिट होकर कहाँ गया और कहाँ से वापस आया। लेकिन जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को आना बहुत जरूरी है। इसलिए मार्केट में एक नया सेगमेंट बना, फुल स्टैक होता है ना।
फुल स्टैक डेवलपमेंट, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, है ना, या फ्रंट एंड डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर या वेबसाइट डिज़ाइनर। अब ये सब चीज़ों में काम तो सब में कोडिंग का ही हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है इनके अंदर? भाई वेब डिज़ाइनर होता है सबसे लोअर पायदान पर कैटेगरी में, पहली सीढ़ी। भाई जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, दैट इज अ वेब डिज़ाइनर, है ना। अब वेब डिज़ाइनर के बाद में क्या था? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो पूरा यूज़र इंटरेक्शन बनाता है, जैसे कि अभी हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर देख रहे थे ना, ये सारी चीज़ें। भाई मान लो कि मैं एक ई-कॉमर्स कंपनी चलाने वाला बंदा हूँ, लाइक अ फ्लिपकार्ट। बंदे मेरे पास आएंगे, वो यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं, वो यहाँ से अपनी सब कैटेगरी बना सकते हैं, वो यहाँ से अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर लाके, है ना। अब मुझे अगर प्रोडक्ट कोई डालना हो तो ऐड प्रोडक्ट का मेरे पास बटन है, मैं यहाँ से उसकी मल्टीपल व्यूज़ अपलोड कर सकता हूँ, उसका टाइटल क्या है, प्राइस क्या है। अब मान लो अनिकेत को कुछ बेचना हो यहाँ पर, अब अनिकेत कोडिंग थोड़ी ना करने बैठेगा इसके अंदर। भाई मुझे तो उसका ऐसा देना पड़ेगा कि वो जाए सीधा अपलोड करके आ जाए, और वो सीधे वेबसाइट में आ जाए डेटा। तो ये सब क्या है? ये डेवलपमेंट के थ्रू हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट डाला है उसको डेवलपमेंट से मतलब नहीं, वो तो कहते हैं यहाँ दिख रहा है, इससे डालने से ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से इसके बारे में कुछ लिखेंगे, यहाँ से टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, वो सारी चीज़ें। तो दोनों का इक्वल रोल है। खाली डिज़ाइनिंग से तुम अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करा पाओगे, और खाली डेवलपमेंट से तुम किसी को दिखा नहीं पाओगे। तो तुम्हारी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए कोई भी ये सोच के मत सीखना कि भाई हम वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मत सोच के सीखना कि हम तो सिर्फ बैक एंड डेवलपर बनेंगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों तरफ से बेकार ही रहोगे। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो तुम कहीं कोई कल को तुम्हें कोई फ्रीलांस काम मिल गया, तो फिर हम एक दूसरे से बात करें, हाँ भाई तेरे को ये आता है बनाना, वो कहे जी मेरे पास आता तो है लेकिन मैं बिजी हूँ, अब तुम फंस गए। इसलिए पूरा सीखना चाहिए। तो तुम्हारा जो कोर्स है रीना के अंदर बहुत सोच समझ के प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियाँ सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि जी हम इतना ही करेंगे। ऐसा मत प्लान करो, पूरा सीखो। अब एक वेबसाइट में कॉन्टैक्ट का फॉर्म लगा, डेटा सबमिट ना हो तो क्या फ़ायदा? जो चीज़ लगे तो वो वर्किंग करनी चाहिए। जैसे देखते हो ना, टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर 4 बटन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, लाल बटन, येलो बटन, ब्लू बटन। इनसे होता क्या है? आज तक किसी ने चला के नहीं देखा, वो किसी को पता ही नहीं। टीवी खरीद रहे हैं एक ज़माने से, 20 साल से वही तो रिमोट में 4 बटन आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, लेकिन चलते किसी के टीवी में नहीं है ना। नोटिस किया? सबसे नीचे होते हैं, हम काम करते हैं वो, लेकिन पता नहीं होता कैसे। वो टीवी पे कैमरा चलाने के लिए होते हैं। अगर मान लो टीवी में मुझे CCTV डायरेक्ट जोड़ना हो तब चलते हो, तब तक कोई काम नहीं है उसका। चलिए, तो ये हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर ज़ेब्रा स्टेप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब मान लो ये तो बनी अभी हॉरिजॉन्टल, अगर हमें वर्टिकल बनानी हो तो किस तरह से बनेंगी? हमने अपनी फाइल बंद कर दी है क्या? ओहो, तो हिस्ट्री में जाओ। इतनी देर में यहाँ से ले लें। डेस्कटॉप से चला है ना अपना? डेस्कटॉप करना, डेस्कटॉप, और इसके अंदर MWF 332.5 जुलाई। तो ये था हमारा। तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल बनाते हैं। और यहाँ पर इस फाइल को आप सेव एज कर लो।
जेब्रा, और इसको यहाँ पर असाइन कर दो। फाइल नेम कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, और यहाँ पर आप कोड को थोड़ा सा चेंज कर दो। ऊपर हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल है, पानी में, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो कलर चेंज दिखाई दे रहे हैं सेल के अंदर। तो ये हमारा इसी एग्जांपल के थ्रू, इसकी हाइट थोड़ा घटा दो, ये है मेरे ख्याल से 5 लाइन का बहुत रहेगा इसका, यस। देखो क्लास मार्क P3 मतलब पैडिंग 3, नोट इफ you use odd instead of even, the styling will occur on row 1, 3, 5, और अगर आपने और भी डिफाइन करके होंगी तो उसके ऊपर भी चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ 2, 4, 6। HR H2 HTML table, vertical zebra stripe, to make vertical zebra stripes, style every other column instead of every other row। तो यानी कि जहाँ पहले हम लोग रो को टारगेट कर रहे थे, अब की बार आपको कॉलम को टारगेट करना पड़ेगा। तो यानी कि अभी चला तुम्हारा इस तरह से, अब ये पहला कॉलम है, इसको छोड़ के दूसरा कॉलम, तीसरे को छोड़ के चौथा कॉलम, अगर इवन लिखोगे या ऑड लिखोगे उस बेसिस पर। तो इसी एग्जांपल को कॉपी करेंगे हम लोग, जहाँ पर हमने टेबल डिफाइन किया था,
टेबल टू टेबल मैटर कॉपी, यहाँ पे लाके कॉल कर लो। और इसके बाद लिखो सेट दी nth चाइल्ड इवन फॉर टेबल डेटा यानी कि टीडी एलिमेंट्स लाइक दिस। तो इसका यहाँ से उठा लो कोड H3 से लेके यहाँ तक। तो अब की बार हम लोग TR की जगह पर क्या लिखेंगे, TD nth चाइल्ड इवन, इस तरह से। और अगर TH का आपने कहीं यूज़ किया तो उसके ऊपर भी आपने लिख देना है TD की जगह पर TH। और इस तरह से आपका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसको इफेक्टिव करना चाह रहे हो तो इसको आप क्लास का नेम दे देंगे टेबल 2, और इस कोड को हम अपन यहाँ से करेंगे कॉपी, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेबल 2, फिर यहाँ लिखेंगे टेबल 2 का जो टीडी है और टेबल 2 का जो टीएच है। इसी तरह से इसको आपने कर देना है डॉट टेबल 1 का TR, नहीं तो क्या होगा वो मेरे नीचे वाले टेबल को भी डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो चलो यहाँ से कंट्रोल S और ब्राउज़र में जाके आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो कलर चेंज हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हमें ये बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी भी लगानी है, तो आपने क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है दोनों पे लग जाए तो क्या लिखेंगे टेबल 1 आ गया इसके ऊपर। तो क्या आ गया टेबल 1 यहाँ से कर देंगे 2 और यहाँ करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरह से आप पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम, अब मान लो मैं इसमें एक कॉलम और बढ़ाता हूँ तो ये कॉलम छोड़ के नेक्स्ट कॉलम में कलर फिर से दिखाई देगा आपको। जरा नीचे आओ और ट्राई करके देखो TR से एक नया TR बनाने का। हमने कितने बना रखे, 1 2 3, TR 1 2 3 4। TR तो पास ज़्यादा है तो कम क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें। ज़रा डेटा लिख के चेक करो, दिस इज 1 2 3 4, सही है। हमारे पास कॉलम की कमी है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे जैसे लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, समझ आ रहा है। तो ये था आपका TR पर ऑड इवन, ये आपका कॉलम के ऊपर ऑड इवन। तो
ऑड को छोड़ दिया, इवन का कलर हम लोग चेंज करें, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कॉलम बन जाएंगे कलर आपके चेंज होते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर जाके कोड को अगर ऑड कर दूंगा तो ऑर्डर बदलेगा, है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, नीचे आ जाइए और इसको ट्राई करके देखेंगे। फाइल को ओपन करिए, इसका नेम कर देंगे वर्टिकल। और इसमें हम लोग इस कोड को ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, अंडरस्कोर वर्टिकल। चलो ब्राउज़र में जाओ और लाइन को रिफ्रेश करो, दिखाई दे रहा है? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, put the nth child selector on both th and td elements if you want to have the styling on both headers and regular table cells. नेक्स्ट हम लोग कंबाइन करेंगे, यानी कि रो पर भी रहेगा और कॉलम के ऊपर भी रहेगा। तो मिक्सिंग कैसे कर सकते हो? तो लिखेंगे एक हेडिंग यहाँ पर, HR से लेके पूरा कॉपी करेंगे यहाँ तक का पार्ट, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ऊपर जाइए और इसको रिनेम कर दो, कंबाइन वर्टिकल and horizontal zebra stripe. You can combine the styling from the two examples above and you will have a strip on every other row and every other column. If you use a transparent color, you will get an overlapping effect. तो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, हमें बस जाके CSS की प्रॉपर्टी में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है TD में nth चाइल्ड इवन और TH में nth चाइल्ड इवन पर हमारा कलर चेंज हो जाए।
इसके साथ में टी आर और जोड़ दो, जो कि हमारे पास कोड ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस कोड को कॉपी करो, नीचे जाओ और यहाँ पर इसको लाके डाल दो। तो टी आर और टी डी दोनों पे कलर अपना एक साथ चेंज मिलेगा हमें। अब की बार क्या करेंगे, इसकी क्लास का नेम हम लोग क्या कर देंगे 3। सबसे ऊपर जाइए, जहां पर भी 2 मेंशन उसको क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। ठीक है, तो पहले देखो कि लास्ट वन में क्या हमारा कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ कलर आ गया। अब हमें हॉरिजॉन्टल में कलर और लेकर आना है। तो यहीं पर हमने एक प्रॉपर्टी और कॉपी करके रखी हुई है। कौन सी वाली, ये वाली। आपने टी आर को पकड़ना है और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, टेबल 3। ठीक है, ये लीजिए। और अभी हम लोग देखते हैं शायद हमारा ये रिजल्ट कंबाइन हो गया है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑड है, इसको इवन कर लो। अब ओवरलैपिंग अगर आप इसमें दिखाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको RGBA का यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में ऊपर जाइए और यहाँ जाके लिखिए, जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर है ये, तो क्या लिख देंगे RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा 150, 212, 212, 0.4। अब यही कलर आपने कॉपी करके यहाँ भी डाल देना है और इसको आपने रिफ्रेश करके देखना है। तो जूम करके देखो, जहाँ पर कलर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, कलर कंट्रास्ट हो रहा है। तो यानी कि 0.4 मिल गए, 0.8 हो गए। तो इसलिए ये कलर आपको डार्क दिखेगा, बाकी कलर आपको लाइट दिखाई देंगे। तो एक तरह से बन गया ना चेस ग्रिड जैसा, ऐसा बना सकते हैं। नीचे कोड की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नीचे जाइए। अब इसका एक फाइल बना दो, यहाँ जाएंगे और इस फाइल को सेव एज कर लेंगे कंबाइन। कंबाइन के नाम से इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर लाके इसको कॉल कर लेंगे और कंबाइन फाइल को यहाँ पर कॉल करेंगे। और ब्राउज़र में रिफ्रेश लाके देखिए इसको, तो ये इसका कंबाइन के साथ रिजल्ट निकल जाएगा इस तरह से। तो कंबाइन की ज़रूरत बहुत रेयर पड़ेगी आपको, ठीक है, तब ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज जनरली या तो कॉलम वाइज, कॉलम भी बहुत रेयर होता है, जनरली हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप ही चलते हैं आपके, ठीक है। बट आपको करना आना चाहिए कि कैसे होंगे।